हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग स्पेशल टारगेट किए हैं 69th बीपीएससी का हम लोग समान अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है कि इसमें अलग से डी ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिसमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं था, इसमें स्पेशल डी कर दिया गया है। और सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को बेहतर पता होगा। हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, वन लीनियर होंगे, वो आप देख सकते हैं। हम सेशन करवा रहे हैं रोज़, ठीक है, तो आप कीजिएगा। और आज कल हम लोग 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, 250 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 250 के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये संचित निधि से होता है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। सर्वप्रथम माका की खेती कहाँ की गई? तो ये मध्य अमेरिका में की गई। सर्वप्रथम माका की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में की गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राजस्थान में लागू किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये कन्नौज में किया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में किया था, राजधानी को स्थानांतरित किया था। आगे देखिए, उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दोस्तों ठीक है, ये मैं हिंट दे दिया, ये रिपीटेड है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड से किया था। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड से किया था। हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो शेरशाह की रणनीति। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? शेरशाह की रणनीति थी। उसके बाद है हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मझगांवा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना में है। हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मझगांवा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना में है। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? तो ये गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा था। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना। हवा से भरी कौन सी गैस है? हवा से भारी कौन सी गैस होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको CO2 भी बोलते हैं। उसके बाद है हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। उसके बाद है हरिहर एवं बुका ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ये माधव विधराय ने किया था। किसने? माधव विधार ने किया था, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। उसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है हमारे मूल अधिकार, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत था? तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः किन प्रदेशों में केंद्रीभूत था? तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया? तो ये कुबर रहित सांड अथवा एक श्रृंगी बैल को, कुबर रहित सांड और एक श्रृंगी बैल को उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद है
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? तो ये शहरी के थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, नगरीय थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। उसके बाद हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये घग्गर हाकरा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण ये घग्गर से हाकरा के किनारे प्राप्त हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पन लोगों हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी इनको। उसके बाद है स्वतंत्रोत्तर, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो माउंटबेटन। अगर यही पूछता स्वतंत्र भारत के भारतीय तो सी राजगोपालाचारी हो जाता। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये अहमदाबाद। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के पास नज़दीक है, वहाँ से नज़दीक पड़ता है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये बिहार से थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू था। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 0.89। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरा राजस्व 0.89% देने की बात तय की गई। सांभर के चौहान का संस्थापक है कौन? तो वासुदेव। सांभर के चौहान के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। उसके बाद देखिए, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से था। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। सेन वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो ये सामंत सेन था। सेन वंश के संस्थापक का नाम सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये सामंत सेन था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। उसके बाद है सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। समझ गए? सुलेमान ने किस राज को रुहामा कहकर पुकारा? तो ये पाल राज्यों को। सुलेमान ने किस राज्य को रुहामा कहकर पुकारा? तो पाल राज्यों को कहा। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी और शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल संबंधित रखती है? तो ये बागवानी और शहद उत्पादन से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला द्वारा 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया? तो ये कोलकाता में कर दिया गया सिराजुद्दौला द्वारा। ये कब की बात है? 1756 में अधिकार कर लिया और फिर इस नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अली नगर नाम बदलकर कर दिया कोलकाता के। ठीक है। कोलकाता की बात है ये, कोलकाता में। उसके बाद है सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल का एक कालीबंगन जगह है, ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जोते हुए हल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दोस्तों सिंधु का बाग या नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो ये फिरोज तुगलक को माना गया है। सिक्कों पर खलीफा का नायब फिरोज तुगलक को माना गया है। उसके बाद सिंधु सभ्यता संबंधित नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति किस से बनी हुई थी? तो कांसे की नचनिया। ठीक है, कांसे की नचनिया थी वो, उसी का मिला था। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? तो 16 गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता के मापक 16 गुणज भार के हैं। सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ से। सिंधुवासी लोग शतरंज खेलते थे, संगीत करते थे, नृत्य करवाते थे, जुआ खेलते थे। इसी के द्वारा इन लोगों का मनोरंजन चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था?
सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब था? तो ये देखिए डॉक्टर बी ए स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। डॉक्टर बी ए स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद देखिए साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है साइलेंट वैली। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने किया था सैंडर्स की हत्या। उसके बाद है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। सल्तनत शासकों में से किसे रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय दिया गया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को रोजगार दफ्तर की इसने क्या किया? रोजगार दफ्तर की स्थापना किया था, इसलिए इसे श्रेय दिया जाता है। सल्तनत काल में आय को ठीक करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यह मजमूदार कहा जाता था। सल्तनत काल में अगर कोई किसी का आय है उसे अगर ठीक कर दिया जाता था, सुधार कर दिया जाता था, उसे मजमूदार कहा जाता था। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की प्रणाली से ये प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जारी करते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये तमिल एवं चेरो का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरो का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? तो ये मम्स प्रिंसेप 1837 में। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? तो मम्स प्रिंसेप 1837 में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो ये इन्होंने रैयतवारी बंदोबस्त का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद है समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य एवं संघ के पास है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य और संघ के पास है। सबसे प्राचीनतम वेद है कौन? तो ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ ऋग्वेद। उसके बाद सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये राजीव गांधी बने। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? तो अकबर ने की। सती प्रथा का भर्त्सना अकबर ने किया था। उसके बाद है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो ये 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया 12 अप्रैल 1993 से। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये शून्यकाल। संसदीय प्रणाली के शून्यकाल भारत की ही देन है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत है। ठीक है। उसके बाद देखिए
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह। ठीक है, 6 महीना तक प्रभावित रहता है। संसद के निम्न सदन लोकसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसके बाद है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये 70 थे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने किया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने किया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ये 47 विषय थे। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ये 47 विषय थे। उसके बाद देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में जो डीपीएसपी है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा। संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संसद किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये 1955 में बनाया। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में बनाया। उसके बाद है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? तो राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 75 के अनुसार संविधान के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उन्हें हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये 356 संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है 356 के तहत। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये आर्टिकल 40 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो भारत और इंडिया। संविधान में इंडिया और भारत कहा गया है, हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। किसका? पंचायतों के कार्यक्रम का। संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया? तो 1924 में महात्मा गांधी द्वारा। संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया 1924 में। उसके बाद संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व संकेत करता है। उसके बाद है कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 45। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार को रख दिया गया। ये पहले मूल अधिकार में था। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा में। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये 6 वर्षों के लिए की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है।
संगम काल में रोम शासक अगस्टस से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासक ने स्थापित किया? तो ये पांडव ने किया, पांडव ने किया। क्लियर हुआ। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है शेर शाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है। इस मकबरे का निर्माण शेर शाह द्वारा कहाँ करवाया गया? तो बिहार के सासाराम में करवाया गया है। सोने की खोज किसने की? तो ये आर्यभट्ट ने किया, पटना के थे। ठीक है। शुंग राजवंश का स्थापना कौन था? कौन था संस्थापक इसका? तो ये भागभद्र था। शुंग राजवंश का संस्थापक भागभद्र था। ठीक है। एनसीईआरटी पर आधारित है। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 1556 ईस्वी में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देबरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। याद हुआ। हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। देबरा का युद्ध 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोल सकते हैं 1540 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो ये सीलभद्र था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति सीलभद्र था। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का था। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का था। क्लियर हुआ। आगे का प्रश्न देखिए, हरित क्रांति कब हुआ? तो ये 1967 से 1968 के बीच हुआ था। हरित क्रांति कब हुई? तो 1967 से 1968 के बीच हुआ था। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। किसके बीच? यानी भारत और यूएसए दोनों के बीच। ठीक है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और यूएसए दोनों के बीच। उसके बाद हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो ये टेराकोटा में। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से टेराकोटा के प्रयोग में लाया गया था। आगे प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाले 2 नगर निगम में कौन से थे? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः किस पदार्थ से निर्मित थी? तो ये सेल खरी। किसकी? सेल खरी की निर्मित थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकृत नहीं किया गया? तो ये एक श्रृंगी जीव। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकृत नहीं किया गया? तो एक श्रृंगी जीव। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो ये रंगपुर और रोजदी में। हड़प्पा संस्कृति के जो रंगपुर और रोजदी है वो कच्छ प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये उचित समतावादी। कैसे थी? उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। आगे प्रश्न देखिए, आगे है दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा स्वच्छता संबंधी कौन सा उपाय नहीं किया गया था? तो ये सार्वजनिक शौचालय का उपाय नहीं किया गया था। किसका? सार्वजनिक शौचालय का। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई सबसे ज़्यादा? तो ये गुजरात में हुआ था। स्वतंत्र मतलब आज़ादी से पहले भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो हुई थी कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये अहमदाबाद में निकट था। स्वतंत्र मतलब आज़ादी के दौरान, ठीक है, उस समय की बात कर रहा है तो अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है और भारतीय पूछ रहा है इसलिए सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सेमी क्वेश्चन है तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट वनों की दशा 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में। किस में अधिक है? मिजोरम में। क्लियर हुआ कहाँ है? मिजोरम में। आगे है सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये बैल का हुआ है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। सेन वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो ये लक्ष्मण सेन था। सेन वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो ये लक्ष्मण सेन था दोस्तों। क्या था? लक्ष्मण सेन। उसके बाद है सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। क्लियर हुआ कौन था? शेरशाह सूरी। उसके बाद है दोस्तों शूद्र काल में ब्राह्मणों को निम्नांकित में से विवाह करने की अनुमति थी। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्याओं से। उसके बाद है सूरापेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक युग से था? तो ये राजसू। सूरापेय का संबंध वैदिक युग से था तो ये राजसू था। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्व समान विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्व सामान्य विशेषता क्या थी? तो ये पकाए गए ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना, ये पाया गया है। विशेषता बता रहा है, देख लीजिए फिर से। पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, ये एक विशेषता है। उसके बाद विस्तृत जल निकासी प्रणाली, ये भी एक विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना, ये भी उसकी एक विशेषता है। उसके बाद सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, तो ये बोध गया में प्राप्त हुए था। कहाँ? सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई बोध गया में। अगला प्रश्न है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कब? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता है? तो ये गन्ना, ठीक है, गन्ना उत्पादन का नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। किसके परिचित नहीं थे? लोहा से। उसके बाद है सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो मातृदेवी और शिवलिंग की। किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी और शिवलिंग की। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये हड़प्पा संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हुआ? सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो ये बहरीन था। कौन सा था? ये बहरीन था। अगला प्रश्न है सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये 7 होते हैं। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो ये 1658 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ। साधारण विधेयक से संबंधित
गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। उसके बाद है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ये लाला लाजपत राय ने दिया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो ये भगत सिंह ने की। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो ये वेलेजली था। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? ये वेलेजली था। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ये कुर्तासा से क्या आशय था? तो ये चलता फिरता डेरा। सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ये कुर्तासा से क्या आशय था? चलता फिरता डेरा। सल्तनत काल की न्याय प्रणाली में कसस से क्या तात्पर्य था? तो प्राण के बदले प्राण लेने का सिद्धांत। प्राण के बदले प्राण लेने का सिद्धांत। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो वाई पी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे? तो ये वाई पी चंद्रचूड़ थे। क्लियर हुआ? उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये संचित निधि से मिलता है सर्वोच्च न्यायालय का वेतन। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। सर्वप्रथम माका की खेती कहाँ की गई? तो ये मध्य अमेरिका में की गई। कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। उसके बाद है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्थाओं को किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राजस्थान में लागू किया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्थाओं को किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राजस्थान में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक में किया गया इंडिया शब्द का प्रयोग। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये कनौज में किया था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज में परिवर्तन किया था। उसके बाद समूहगढ़ की लड़ाई 1658। समूहगढ़ की लड़ाई 1658 अंग्रेजों द्वारा दारा सिखों को हरा दिया गया। ठीक है। समूहगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? 1658 में। और औरंगजेब ने दारा सिखों को हरा दिया। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको पता है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। उसके बाद देखिए सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राजीव गांधी। सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी तो ये 712 ईस्वी में। ठीक है। सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी 712 ईस्वी में। 1909 के अधिनियम में निम्न में से क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? तो ये पृथक मतदान। 1909 में पृथक मतदान प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ये ब्रिटेन में लागू हुई। संसद में शामिल नहीं है कौन? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये शामिल नहीं होते हैं संसद में। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 के तहत है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? तो ये 6 महीना प्रभावित रहता है। संसद के मतलब स्वीकृति प्रदान होने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीनों तक प्रभावित रहता है। उसके बाद है संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः होता है। तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होता है। याद रखिएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है कि संविधान सभा की संघीय शक्ति
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। उसके बाद है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिंसुक संसद का गठन कब हुआ? तो ये 1989। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिंसुक संसद का गठन 1989 में हुआ। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो ये 7। ठीक है, 7। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो 7 की गई थी। संविधान में SC ST को क्या परिभाषित किया गया है? बोल रहा है संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? तो नहीं, इनको परिभाषित नहीं किया गया है। उसके बाद है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। कब? तो 1955 में बनाया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में। कब बनाया? 1955, याद रखिएगा। उसके बाद है संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये 299 में रह गई। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 1999। ठीक है। उसके बाद है संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में। ठीक है, 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के थ्रू। अनुच्छेद 75 के थ्रू मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो भारत राज्यों का एक संघ है। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा, यानी सभी को समान रूप से प्रिविलेज दिया जाएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची में संविधान का विचार रखा गया, यानी भारत में मनवेंद्र नाथ के द्वारा रखा गया था। संविधान का विचार मनवेंद्र नाथ का सबसे पहले उन्हीं ने रखा था। उसके बाद है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 0.44। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, किसने लिखा है आप ही कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद बताइए संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये कब? 1919 में किया गया। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया 1919। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये भर्ती है, भर्ती करता है दोस्तों रिक्वायरमेंट को। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो ये देवराय प्रथम था। संगम वंश का प्रमुख शासक देवराय प्रथम था, याद रखिएगा। उसके बाद श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये राजेंद्र प्रसाद। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रसाद। श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये केरल के एजावा द्वारा।
श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन केरल के एजावा द्वारा चलाया गया था। ठीक है। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये हेमू था। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले पूछ रहा है, तो इन्होंने ही क्या किया था? वहाँ के हिंदू राजा का हेमू ही नाम था। ठीक है। उसके बाद देखिए, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? तो ये मूंगफली होती है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली होती है। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से किस श्रृंखला के बाहरी हिस्से में है? तो हिमालय की श्रृंखला। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से किस श्रृंखला के बाहरी हिस्से में है? तो हिमालय की श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमको भी हिम्मत मिलेगा दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छे अच्छे सेशन लाएंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।